पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का एक हफ्ता पूरा हो रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक हफ्ते का पूरा रिपोर्ट कार्ड मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु ने क्या क्या एक्शन लिए, अवैध निर्माण पर कहां बुलडोजर चला, अफसरों पर कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है, कैसे ट्रांसफर धड़ल्ले से हो रहे हैं, ममता राज में जो इम्पॉसिबल था वो शुभेंदु राज में कैसे पॉसिबल हो गया है, स्कूलों में वंदे मातरम गाने से लेकर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर रोक, सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर रोक। आपको लग रहा होगा ये खबरें मैं उत्तर प्रदेश की आपको बता रही हूं, लेकिन ये सुर्खियां पश्चिम बंगाल की हैं। शुभेंदु सरकार ने जो बड़े बड़े कदम उठाए हैं उनमें सबसे बड़ा कदम टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण के लिए एफआईआर दर्ज होने से जुड़ी हुई खबर। अभिषेक बैनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर हुई है। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाओं और भाषणों में भड़काने वाली भाषा का भी आरोप है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ शिकायत करने वाले सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार ने पुलिस को सोशल मीडिया के कई सारे लिंक शेयर किए। इसमें अभिषेक बैनर्जी का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धमकी देते हुए भाषण है। अब इस एफआईआर के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ना भी तय है। सबसे पहले अभिषेक बैनर्जी का वो बयान आपको सुना देती हूं जिसे लेकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर चर्चा खोलेंगे। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अभिषेक बैनर्जी के इस बयान की खूब चर्चा हुई थी, चुनावों के दौरान भी हुई थी और तब बड़ी बड़ी बातें अभिषेक बैनर्जी ने की थी और अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो पहला सवाल तो यही है। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी, बहुत स्वागत सर आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी हमारे साथ है। सज्जन जी, क्या ममता राज में ये कभी संभव था, जो बड़ी बड़ी बातें अभिषेक बैनर्जी करते आए, मंच से धमकी देते आए, आज सरकार बदली, एफआईआर दर्ज हुई? नहीं, देखिए, बंगाल की समस्या ये थी कि वहाँ पे जो पुलिस तंत्र है वो रूलिंग पार्टी के संगठन का एक हिस्सा माना जाता था। तो ये तो संभव ही नहीं था कि अगर अपोजिशन ने कुछ नहीं भी किया होता तो भी एफआईआर होते थे, सब कुछ होते थे। लेकिन अभिषेक बैनर्जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे थे उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। एक तो ये आप कह सकते हैं कि चलिए चुनाव का समय था, इन्होंने एक बह के कुछ कह दिया। 2018 में जब पंचायत का चुनाव हुआ, और बंगाल उन प्रदेशों में है जहां सबसे पहले पंचायत का चुनाव भी पार्टी लाइन पे होता है। 2018 में क्या हुआ था कि 40% सीटों पे बिना किसी नॉमिनेशन के तृणमूल जो है वो जीती थी। और वो गुंडागर्दी क्या हुई थी कि जो भी पोलिंग बूथ पे रास्ते होते थे, पुलिस के प्रोटेक्शन में वहां तृणमूल के गुंडे जो हैं वो कच्चा बम वगैरह जो यूज करते हैं उसका उपयोग कर रहे थे। और उसके तरीके से इतना आतताई की तरफ बिहेवियर हुआ। सीपीएम के 7 बार के सांसद थे पुरुलिया से, वासुदेव आचार्य, उनको दौरा दौरा के मारा गया जब उन्हें पता चला कि उनके समर्थकों को, जिसके बाद बाम से राम हुआ, बीजेपी की तरफ 19 में आए। तो उस समय पुलिस की, बंगाल की जो समस्या है वो सीपीएम के समय से कि उनको इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि वो रूलिंग पार्टी के एक हिस्से की तरह बिहेव करते हैं, गुंडागर्दी करवाते हैं। तो ऐसे में ये एफआईआर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे थे ये केवल चुनावी धमकी नहीं थी, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि थी, फियर पॉलिटिक्स का इतिहास था, उसके पीछे एक सोच थी। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि ऐसा नहीं हो कि ये जो पुलिस तंत्र है अब अभी की सरकार बीजेपी की बन के रह जाए। चुनौती ये है, जो संभव नहीं था और संभव है, कि बदला नहीं बदलाव, कि आप पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष और प्रोफेशनल तरीके से काम करने दे।